अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। तो उम्मीद है कि हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान से आसान बनाएंगे और होपफुली कि ये हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स की ओर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस से स्टार्ट करेंगे, जो हमारी बेस बनाएगी। फिर आगे जाके जो हमको हायर कंसेप्ट्स पढ़ने हैं वो भी इसमें पढ़ाए जाएंगे। बट पहले लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स देखेंगे बेटा। तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इसकी डेफिनेशन देखेंगे बेटा, सिंपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the carbon, its compounds or its derivatives बेटा। और हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और एक केमिस्ट्री के नाम से पुकारते हैं, इसको हम कार्बन केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, डेफिनेशन तो मैंने बोला ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the carbon, its compounds or its derivatives। तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बट इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम पहले इस कार्बन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद उसके कंपाउंड्स के बारे में, कार्बन जो कंपाउंड्स बनाता है कैसे बनाता है, इसकी क्या वजह है, और फिर हम देख सकते हैं कि इन कार्बन कंपाउंड से हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या उनको हम डेरिवेटिव्स के नाम से भी पुकारते हैं, क्या क्या होते हैं। तो बेटा अगर हम पहले इस कार्बन को लेंगे, हमें पता है, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6। ये बेटा C इज द सिंबल ऑफ कार्बन, ये सबको पता है, सिंबल ऑफ कार्बन। ठीक है बेटा। तो इसके बाद एटॉमिक नंबर हमने देख लिया। अगर हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की ओर जाएंगे, यहां पे हमें वो नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा सा आइडिया हमें होना चाहिए। तो बेटा इस कार्बन का जो पीरियड आता है वो पीरियड सेकंड आता है बेटा, ये सबको पता है, हमने लोअर क्लास में पढ़ के रखा है। और इसका जो ग्रुप है वो 14 होता है, जिसको हम कार्बन फैमिली के नाम से भी जानते हैं, कार्बन फैमिली, और जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो बेटा ग्रुप 14 जिसको हम कार्बन फैमिली भी कहते हैं, जो पी ब्लॉक में आता है, और जो पीरियड है इसका वो है सेकंड, और इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 6। तो अगर हम इसी 6 की ओर जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें पता होनी चाहिए। तो वो क्या आएगी, 1s2 2s2 और 2p2। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है। लेकिन अगर हम देखेंगे इस पूरी दुनिया में बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स है, तो क्या वजह है
कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है कार्बन की मिलने जुलने की, जिसको हम कैटिनेशन भी बोल सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे इसके बाद कैटिनेशन भी पढ़ेंगे और इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, जिसकी वजह से ये कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसी कार्बन का और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, इसकी क्या वजह है कि ये कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो अगर हम देखेंगे ये जो हमने कार्बन पढ़ा, इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पढ़ी थी वो है 1s2 2s2 और 2p2 बेटा। इसको हम बेटा कहेंगे वैलेंस शेल, टू इधर भी टू इधर भी, तो ये सारी आ गई वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना जो असल में बॉन्ड बनाते हैं, जो असल में बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि इसकी बेटा वैलेंसी 4 है, इसको और 4 चाहिए ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। या और एक हम कंसेप्ट अगर देख सकते हैं, हमने पढ़ा होगा कि कार्बन बेटा टेट्रावैलेंट है। ये बेटा टेट्रावैलेंट क्या है? टेट्रा मीन्स 4 एंड वैलेंट मीन्स वैलेंस। टेट्रावैलेंट कार्बन हमने पढ़ा होगा ये टर्म टेट्रावैलेंट। क्यों? क्योंकि बेटा अगर हम कार्बन की ओर हमेशा देखते हैं तो ऐसे पाया जाता है, क्योंकि हमेशा कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बनाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बेटा ये कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट। तो अब इसी टेट्रावैलेंस की ओर देखते हैं कि ये कैसे इमर्ज होती है बेटा। अगर हम देखेंगे, मैंने पहले ही जिक्र किया है कि इस वैलेंस शेल का, इसको हम फिलहाल नेग्लेक्ट करेंगे। हम इस वैलेंस शेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखेंगे तो बेटा हमें पता है, हमें यह भी पता है कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और p ऑर्बिटल में कितने बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम देखेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर कि s जो है ये 2s है, ये 2p है, ठीक है। तो इस 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर के हैं? वो बेटा है 2, ठीक है, विद अपोजिट स्पिन। तो इस p में कितने हैं? इसमें भी 2 है, क्योंकि बेटा पहले फिल हो जाएंगे, हाफ फिल्ड हो जाएगी, पहले से पेयरिंग नहीं हो जाएगी। पेयरिंग तब हो जाएगी बेटा जब ये इधर फुल फिल होगा और जब और एक आएगा वो इधर बैठेगा, फिर और एक आएगा वो इधर बैठेगा, फिर और एक आएगा वो इधर बैठेगा। तो अभी तो पेयरिंग नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि अभी ये ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल खाली होने की वजह से ये जो s ऑर्बिटल में कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन जो पेयर हुआ है, ये चाहता है कि हम इस ऑर्बिटल में एक्साइट हो जाए ताकि ये पार्शियली फुलफिल हो जाए। क्योंकि बेटा हमने पढ़ा है कि पार्शियली फिल्ड और फुली फिल्ड आर स्टेबल, ठीक है। तो इसकी वजह से ये ऑर्बिटल की जगह खाली होने की वजह से ये जो है ऐसे एक्साइट करता है इस ऑर्बिटल में, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनता है बेटा। s ऑर्बिटल 2s, तो 2p ऐसे बनता है, 1 2 और 3, तो ऐसे आता है। द एबिलिटी ऑफ द कार्बन इलेक्ट्रॉन टू एक्साइट इन दैट p ऑर्बिटल, बेटा यही वजह बनती है कि ये टेट्रावैलेंसी को जन्म देती है। टेट्रावैलेंसी ये असल में मैकेनिज्म होता है कि ये कार्बन क्यों टेट्रावैलेंसी दिखाता है, क्योंकि जो इस s में इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयर्ड होता है, मगर p का ऑर्बिटल और एक खाली होता है, वो ये एक्साइट होता है, जंप करता है उस p ऑर्बिटल में ताकि ये स्टेबिलिटी गेन करे।
और उसी स्टेबिलिटी की वजह से ये टेट्रावैलेंसी दिखाता है। तो हमने पढ़ी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। और जो बेटा ये टेट्रावैलेंसी का कंसेप्ट दिया था, टेट्रावैलेंसी का जो कंसेप्ट दिया था इन कार्बन, वो बेटा दो साइंटिस्ट ने दिया था। एक का नाम है वाट ऑफ और दूसरे का नाम है लिविन। इन दो साइंटिस्टों ने ये टेट्रावैलेंसी का कंसेप्ट दिया था इन कार्बन। तो हमने देखी टेट्रावैलेंसी भी, और अब और एक चीज हम देखेंगे इस कार्बन की। हम इसी के साथ ये कार्बन अब जब टेट्रावैलेंट बन गया तो क्वेश्चन उठता है बेटा, अगर बेटा हम लोअर क्लासेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उस वक्त हम पढ़ते थे K-L-M, मगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो K में 2 आते थे, इसमें कितने 8, मगर कार्बन के कितने हैं इसमें 4, 4 2 हो गए 6। तो इधर भी हम पढ़ते हैं कि S में कितने होते हैं, सब शेल में कितने होते हैं 2, P में कितने होते हैं 6, ठीक है। मगर कार्बन की ऐसे है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। मगर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये टेट्रावैलेंसी तो दिखाता है, ठीक, हमने ये समझा, मगर ऑक्टेट और डुप्लेट का क्या किस्सा है इस कार्बन के साथ। तो हमें पता होनी चाहिए कि लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा भी होगा, ये जो कार्बन है ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको तो गेन करने ही है ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, ठीक, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे ताकि उधर से 2 ही रहे और ड्यूप्लेट बनाए, क्योंकि ऑक्टेट में भी एक एलिमेंट स्टेबल होता है और ड्यूप्लेट में भी स्टेबल होता है। तो ये क्यों ऐसा नहीं करता है, तो इसके रीजन देखेंगे हम। पहला रीजन जो बेटा है वो है स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन, स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन। इसका क्या मतलब हो गया, हमने देखा है कि ये जो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्जड होता है और शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एटसेट्रा जितने भी होंगे, ठीक। तो हम ये देखते हैं कि जितना स्मॉलर साइज होगा किसी एटम का तो उससे क्या होता है कि न्यूक्लियस का पुल बेटा, न्यूक्लियस की पकड़ उन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होती है, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो इस शेल में है ये लूज करना, टू लूज इट इज डिफिकल्ट। बेटा ये कर ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का पुल होता है इन इलेक्ट्रॉन्स पे ड्यू टू स्मॉलर साइज, ठीक है। तो दूसरा रीजन क्या आएगा, दूसरा रीजन ऐसे आएगा कि जब ये लूज नहीं करता है तो गेन भी क्यों नहीं करता है। अगर ये लूज नहीं कर सकता है, डुप्लेट नहीं बना सकता है, तो गेन क्यों नहीं करता, ये 4 ही पे क्यों रहता है। तो एक और रीजन, चूंकि ये स्मॉलर साइज है इसकी, ड्यू टू इट्स एनर्जी कंसिडरेशन, ड्यू टू इट्स एनर्जी कंसिडरेशन, बेटा इसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं होती है, इसके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि ये और 4 इलेक्ट्रॉन्स को लाए और अपना ऑक्टेट पूरा करे। तो ये अपना सेटिस्फाई रहता है किसमें, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये अपने 4 ही रखता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और टेट्रावैलेंसी दिखाता है, ठीक है बेटा। तो ये हमने पढ़ा कि टेट्रावैलेंसी कैसी होती है इसकी, ठीक है। तो इसके बाद एक और प्रॉपर्टी इस कार्बन की होती है जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स बनाता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा, कैटिनेशन, कैटिनेशन। ये हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा।
कैटिनेशन। कैटिनेशन को अगर हम बेटा डिफाइन करेंगे, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकेज ऑफ एन एटम। ये जो सेल्फ लिंकेज की वजह से ये कार्बन क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स बनाता है इस कैटिनेशन की वजह से, सेल्फ लिंकेज ऑफ एन एटम। ठीक है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा देखते हैं, और हमने लोअर क्लासेस में भी देखा होगा। फॉर एग्जांपल हम जो पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सो ऑन, और बहुत सारे कंपाउंड्स भी हम देख सकते हैं। तो कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकेज ऑफ एन एटम। तो बेटा ये रही थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बन। हमने इस कार्बन में क्या देखा, अब हमने पहली बात इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, इसका एटॉमिक नंबर देखा, ठीक है, इसकी थोड़ी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी देखी। उसके बाद हम आए टेट्रावैलेंसी पे कि टेट्रावैलेंसी कैसे होती है, और हमने इसके बाद इस कार्बन की कैटिनेशन भी देखी। तो विद टाइम हम देखेंगे कि कैटिनेशन की वजह से कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, वो सब इसमें आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये तो बेसिक्स है, तो फिलहाल इधर इतना ही, ठीक है। तो इसके बाद हमने जब डेफिनेशन देखी थी बेटा, हमने बोला था कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम क्या ही कह सकते हैं, और एक नाम कार्बन केमिस्ट्री, कार्बन केमिस्ट्री। ठीक है, कार्बन केमिस्ट्री। क्यों? इसमें हम बेटा मेनली जो फोकस करते हैं वो कार्बन पे करते हैं, कार्बन की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स की रिएक्शन, तमाम चीजें इस केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो इसीलिए कार्बन केमिस्ट्री बोलते हैं इसको। तो उसके बाद हमने बोला था दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द कार्बन, इट इज कंपाउंड्स और इट इज डेरिवेटिव्स। हम इसके बाद बेटा अब आएंगे किस पे, कार्बन के कंपाउंड्स पे। तो जरूरी है कि जो कार्बन कंपाउंड्स बनाएगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो टर्म आती है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक और अगर हम ऐड करेंगे समझने के लिए, वो आएगी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल मीनिंग अगर लेंगे तो इनका ओरिजिन जो होता है बेटा वो क्या होगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे प्लांट्स में या एनिमल्स में, या जो कंपाउंड्स उन जो ओरिजिनेट हो जाएंगे फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको हम सीधे ही बोलेंगे क्या बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल। ठीक, उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल मिनरल्स है और गैसेस, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं जिनका ओरिजिन प्लांट एंड एनिमल नेचर नहीं होगा, तो बेटा अदर कुछ होगा प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा, तो उसमें मिनरल्स आएंगे या गैसेस आएंगे, तो वो हो गए बेटा क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं थोड़ी सी इस हिस्ट्री के बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स है, इनको पहले क्या कंसेप्ट था लोगों में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। जो ही हम देखते हैं अबाउट 200 सेंचुरी अगो, हम देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, लोगों का कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये प्रेजेंट बाय इटसेल्फ होते हैं, प्रेजेंट बाय इटसेल्फ, मीनिंग दैट ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनका ओरिजिन पता ही नहीं है क्या है, जो है तो है, प्रेजेंट खुद से है। तो कोई ऐसी रिसर्च नहीं थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कैसे बनाएंगे, तो इसका पता नहीं था। तो पहले कहते थे कि ये क्या होता है, प्रेजेंट बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो दूसरा कंसेप्ट ये आया था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते हैं, बल्कि ये प्रेजेंट बाय इटसेल्फ होते हैं। तो ये कंसेप्ट था। मगर हम अगर देखेंगे, पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, पहले बोल रहे थे कि ये एक वाइटल फोर्स होता है, वाइटल फोर्स होता है जिसकी वजह से, वाइटल मीन्स अंदरूनी एक फोर्स है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑरिजिनेट होते हैं या ऑरिजिनेट हो रहे थे। तो उसको, उस फोर्स को वाइटल फोर्स बोल रहे थे, या इस थ्योरी को वाइटलिज्म बोल रहे थे बेटा। वाइटलिज्म क्या है कि ये कोई फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू विच, एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू विच organic compounds are formed, due to which organic compounds are formed। तो बेटा वाइटल फोर्स कहते थे हम उसको, या वाइटलिज्म कहते थे। ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ऑरिजिनेट होते हैं। तो बेटा पहले ये कंसेप्ट था। उसके बाद ये किसने कहा था, ये जो वाइटल फोर्स है, वाइटलिज्म है, ये थ्योरी दी थी एक साइंटिस्ट ने जिसको हम बोल रहे थे, जिसका नाम था बर्जीलियस। साइंटिस्ट थे जिसने वाइटल फोर्स या वाइटलिज्म की थ्योरी दी थी इन 1815 में, जो बोल रहे थे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑरिजिनेट होते हैं। मगर इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया तब जब एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वॉलर। वॉलर ने इन 1828 जब इसने डिस्कवरी की बेटा यूरिया की, डिस्कवर्ड, एनसीईआरटी में बेटा ये लिखा है कि वॉलर डिस्कवर्ड यूरिया। तो पहले मैंने क्या बोला था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या होता है, कोई प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट बाय इटसेल्फ। मगर जब वॉलर ने 1828 में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किया, तो बेटा उसका नाम क्या रखा, यूरिया। मगर ये बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिस्कवर किया गया। तो जो बर्जीलियस की वाइटलिज्म या वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो रिजेक्ट खुद ही हो गई, और नया कंसेप्ट आया कि हाँ, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिस्कवर कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ऐसे NH4 CNO अमोनियम साइनेट, ये बेटा क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बनाया गया, यूरिया। ये बेटा क्या है, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वो कंसेप्ट जो वाइटलिज्म का था वो इसी की
बिना पे सारा रिजेक्ट हो गया और नया कंसेप्ट आया कि हाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी शुरू होने लगी। तो इसको कहेंगे अमोनियम साइनेट। इसको हीट किया गया तो यूरिया निकल गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम ये कुछ नहीं हुआ, जस्ट एक रीअरेंजमेंट हुआ। आप देखिए बेटा, यहां पे एन, यहां पे एन, एन यहां पे भी, एन यहां पे भी, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हो गया कि हाइड्रोजन आधे इसके साथ चले गए, आधे इसके साथ। तो बेटा थोड़ा सा अरेंजमेंट हो गया, रीअरेंजमेंट, जिसकी वजह से एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो ये था इन 1828 वॉलर ने एक अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया। तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट 1845 में कॉल्ब के नाम से आया और इसने एसिटिक एसिड की सिंथेसिस की। एसिटिक एसिड सिंथेसिस और होती चली गई डिस्कवरियां। तो और एक हम देखते हैं कि उसके बाद और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर किए गए। फॉर एग्जांपल उसके बाद 1856 में मीथेन बनाया गया। 1856 मीथेन सिंथेसिस हो गई, मीथेन सिंथेसिस, जिसका नाम था बर्थोल्ड। तो ये एक साइंटिस्ट था जिसने फिर 1856 में मीथेन की सिंथेसिस की। तो ऐसे ही बर्थोल्ड। ठीक है, तो ये थी कुछ डिस्कवरियां जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम थी। बट एक और नया कंसेप्ट आया कि हाँ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने बात की कार्बन की, फिर देखे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, थोड़ी सी डिस्कवरी की ओर चले गए। मगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात के बाद मैंने एक और वर्ड यूज किया था, इट्स डेरिवेटिव्स। मगर डेरिवेटिव्स को समझने के लिए थोड़ा सा मैं कंसेप्ट दूंगा बेटा अल्काइल ग्रुप का, क्योंकि ये अभी नहीं लगेगा जरूरत। हम आगे जाके इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अल्काइल ग्रुप कहां से आता है, क्यों आता है, तो क्या काम करता है। मगर थोड़ा सा समझने की यहां पे जरूरत है ताकि हम इन डेरिवेटिव्स को अच्छे से समझे। तो क्या मैंने बोला, अल्काइल ग्रुप, जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा सिंपल आर से, अल्काइल ग्रुप। तो क्या होता है ये अल्काइल ग्रुप? अगर हम अच्छे से देखेंगे, ये अल्काइल ग्रुप होता है, अगर हम सिंपल एक अल्केन लेंगे। अल्केन हमने लोअर क्लासेस में बेटा पढ़े होंगे, जिनके पास सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन की लंबी चेन विद सिंगल बॉन्ड्स ओनली आर कॉल्ड अल्केन्स। हम आगे जाके इसको पढ़ना है अच्छे से, मगर थोड़ा सा यहां पे अगर मैं अपने पढ़ा होगा अल्केन्स। अल्केन्स क्या बेटा होते हैं? सिंपली सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स या सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड चेन। ठीक है, सिंपली हम आगे जाके उनको अच्छे से, बट इनको समझने के लिए हम एक सिंपल अल्केन लेंगे। अल्केन को अगर हम माइनस करेंगे, वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो बन क्या जाएगा बेटा? अल्काइल ग्रुप। तो थोड़ा सा एग्जैजरेट इसको करूंगा मैं। आप देखिए यहां पे, थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत ही आसान चीज है। मैंने बोला अल्काइल ग्रुप। अब बेटा आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी,
अल्केन्स क्या होते हैं? अगर हम स्टार्ट करेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एटसेट्रा सो ऑन। तो अगर हमने लिया था बेटा अल्केन, क्या लिया था? अभी जो अल्केन लिया था उसको क्या किया हमने? माइनस क्या किया? एक हाइड्रोजन बेटा, एक हाइड्रोजन। हम सिंपल एग्जांपल लेंगे अल्केन की, आप ले लो बेटा, जिसके पास एक कार्बन होता है, जिसके पास एक कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं मीथेन। वो अल्केन जिसके पास ओनली क्या होता है? एक ही कार्बन, उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है बेटा, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा। ठीक है बेटा? तो अगर हम इधर लेंगे मीथेन तो बेटा क्या आएगा? CH4। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बेटा ये। CH4 को हम क्या करेंगे बेटा? -1 हाइड्रोजन, -1 हाइड्रोजन। तो क्या निकल गया बेटा? CH3। और आप लोग क्या नाम देते थे उसको? आप उसी को बोल रहे थे मिथाइल, मिथाइल ग्रुप, है कि नहीं? कैसे सर? यहां पे ऐसे हुआ, मिथाइल ग्रुप क्यों बोला? अल्काइल जो लिया था, ठीक है, अल्क इथेन का, सॉरी अल्केन का, इधर क्या लिया था हमने? इधर लिया था हमने मीथेन। ठीक है, तो मिथ किसका लिया? मिथ लिया अल्केन का। और YL ये जो लिया था इसका, अल्काइल ग्रुप का, तो बन गया मिथाइल। ठीक है, ऐसे आप लिख, जब आप इथेन लोगे, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन और माइनस होगा, C2H5 निकलेगा, उसको तब क्या कहोगे बेटा? उसका तब लोगे इथ, एंड अल्काइल का YL, तो बन गया इथाइल। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल हम लेंगे जिसकी वजह से हम अल्काइल ग्रुप को समझ सकते हैं, और उसको सिंपली हम डिनोट कर सकते हैं बेटा, किससे? कैपिटल R से, अल्काइल ग्रुप। तो अब मैं बात कर रहा था डेरिवेटिव्स की, अब उन डेरिवेटिव्स को समझेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, मैं बात कर रहा था डेरिवेटिव्स की। ठीक है, डेरिवेटिव्स देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है कार्बन, इट्स कंपाउंड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हमने वो दो चीजें डिस्कस की, तो अब डेरिवेटिव्स की बारी। फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव्स क्या होता है? आप लोग कोई एक सिंपल अल्केन जैसे अभी लिया था हमने लिया था मीथेन, अब इथेन लेंगे। इथेन मीन्स 2 कार्बन है उसके पास, इथेन। ठीक है, तो इथेन का स्ट्रक्चर कुछ यूं आएगा बेटा, C। ठीक है, कार्बन टेट्रावैलेंट है, कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन, 3 इधर हो गए 4, इसकी 4। ठीक है, ये सिंपल इथेन है कि नहीं? तो इथेन की जगह अगर हम हाइड्रोजन को माइनस करेंगे, एक हाइड्रोजन की जगह एक और नया एटम डालेंगे, वो कौन सा? क्लोरीन एटम। ठीक है, क्लोरीन एटम। तो बेटा ये क्या बन गया? यहां तक हाइड्रोजन माइनस करके अल्काइल, अल्काइल। ये क्या आ गया? ये आ गया हैलाइड। ठीक है, हेलोजन इसका ग्रुप, अल्काइल हैलाइड बन गया। मैंने इसीलिए अल्काइल ग्रुप का जिक्र किया ताकि डेरिवेटिव को समझे हम। ठीक है, अल्काइल हैलाइड। तो बेटा एक डेरिवेटिव आ गया, कौन सा? एक आ गया अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ठीक है, इसकी जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी आप लोगे उसी के हिसाब से हैलाइड बनेगा। अभी हमने नॉमेनक्लेचर नहीं देखा है, उसको अभी टच ही नहीं करेंगे बेटा, उसके बाद देखेंगे वो। तो आपने लिया अल्काइल हैलाइड, तो बन गया हमारा अल्काइल हैलाइड। दूसरा, जरा आप देखिए, इस क्लोरीन की जगह आप और एक कोई हेटेरो एटम डाल लीजिए, फॉर एग्जांपल OH। जब इस पे OH आ गया तो इसका नाम बदल जाएगा, ये क्या रह गया? ये अल्काइल ग्रुप अपना ही है, इथाइल, है कि नहीं? इथाइल और अल्काइल अगर लिखेंगे, और अल्कोहल, क्योंकि अब हेटेरो एटम अल्कोहल का हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया है इसमें, तो बेटा दूसरा डेरिवेटिव बन गया हमारा क्या? इथाइल अल्कोहल या अल्काइल अल्कोहल।
अल्काइल अल्कोहल, ठीक है, अल्काइल अल्कोहल। तीसरा, अगर हम बेटा इस OH की जगह ये वाला ग्रुप डालेंगे CHO ग्रुप, तो बेटा ये अल्डेहाइड बन जाएगा, अल्काइल अल्डेहाइड। इनका अभी नाम हमने नहीं देखा है मगर हम देखेंगे बेटा बाद में। तो इसको बेटा दूसरा डेरिवेटिव हम नाम देंगे क्या, अल्काइल अल्डेहाइड, सो ऑन। अगर हम बहुत सारे इसके बाद एसिड्स आ सकते हैं, एमाइड्स आ सकते हैं, ठीक है, एस्टर्स आ सकते हैं, जितना हम यहां पे चेंज करेंगे बेटा अल्काइल ग्रुप को, इस हाइड्रोजन की जगह और कोई हीटेरो एटम डालेंगे, अलग अलग ग्रुप बनते जाएंगे। तभी तो हम क्या था, सिंपल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इथेन मीथेन या कुछ और, तो उसी की वजह से अगर हमने उसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो वो अलग अलग डेरिवेटिव बन गई, जिसकी वजह से अल्काइल हैलाइड बन गए, अल्कोहल्स बन गए, अल्डेहाइड्स बन गए, एस्टर्स बन गए, एसिड्स बन गए, सो ऑन, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव्स में आते हैं। तो बेटा अगर हम ब्रीफ करेंगे आज का लेक्चर, हमने आज बेटा क्या पढ़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या लिया था, इसकी बेटा डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन ली थी, जिस डेफिनेशन में हमने क्या किया था बेटा डिस्कस, हमने डिस्कस किया कार्बन। हमने कार्बन की क्या बेटा देखी, हमने कार्बन की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी देखी, इसका एटॉमिक नंबर देखा, एटॉमिक नंबर, हमने इसकी टेट्रावैलेंसी देखी, टेट्रावैलेंसी, इसकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखी थोड़ी सी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, और कैटिनेशन थोड़ी सी देखी, ठीक है। उसके बाद हमने इस डेफिनेशन के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेटा हमने ऑर्गेनिक हिस्ट्री देखी, ठीक, हिस्ट्री के बाद थोड़े से कंपाउंड्स देखे कौन कौन से बने, ठीक है। और इसी डेफिनेशन से हमने और एक चीज ली थी, वो थी डेरिवेटिव्स बेटा, डेरिवेटिव्स। इसी डेरिवेटिव्स में हमने क्या देखा कि बेटा अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जिसको हम R से भी डिनोट कर सकते हैं। और अल्काइल ग्रुप में देखे हमने कौन कौन से डेरिवेटिव्स देखे, फॉर एग्जांपल अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, एसिड्स, एटसेट्रा, ठीक है। तो ब्रीफ हो गया आज का हमारा ये लेक्चर। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आया होगा, और आगे जाके हम अब इसकी आयुपैक नॉमेनक्लेचर देखेंगे, वगैरह क्या क्या कंपाउंड्स आते हैं उनका नाम देखेंगे, और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो जाए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो हम इसके बाद अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।